चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप के जो मीटिंग कंडीशंस है हमारी क्लास के जो जूम के वो शेयर हो चुके होंगे फेसबुक पे, और बच्चों के साथ भी शेयर हो चुके होंगे। सो क्लास का टाइम जो है वो 10 बजे वो स्टार्ट हो चुका है, तो हम जो है वो अपनी जो डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ अपडेट regarding the last lecture that I have uploaded. The last lecture that I have uploaded was requirement analysis and requirements negotiation. ठीक है, so this is the second activity of the requirements engineering process. The first activity was requirements elicitation, for which we have discussed the requirements elicitation techniques. We have discussed about the user requirements, we discussed about the functional requirements, we discussed about the non-functional requirements in detail. Okay, and the second activity, which is the requirements analysis and negotiation. When we are done with the elicitation phase, जब हमें चीज़ें मिल जाती हैं, गैदर हो जाती हैं, then we go towards the analysis and negotiation phase. So analysis and negotiation itself is a combination of two activities. One is analysis and second is negotiation. So for analysis, we analyze the different requirements that we have gathered, finding out the conflicts, unnecessary requirements, and then in the negotiation we share the information that what requirements are conflicting, and what are the requirements that are maybe unnecessary or ambiguous or redundant. So we discuss those requirements and we try to eliminate the conflicts that are present. So in the first lecture of requirements analysis, which is the second activity after the requirements elicitation, and third activity is requirement specification and requirements validation. तो requirements analysis जो है वो बेसिकली तो एनालिसिस नेगोशिएशन जो है वो दोनों इंटरलीव्ड एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन अब एनालिसिस को मैंने अलग से डिकम्पोज किया हुआ है और नेगोशिएशन को मैंने अलग से रखा हुआ है। तो फर्स्ट इसकी दो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं, एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस नेगोशिएशन पार्ट 1 एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस नेगोशिएशन पार्ट 2। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो फर्स्ट पावर पॉइंट स्लाइड है उसका वीडियो मैंने अलग बनाया हुआ है, और उसकी दो टेक्निक्स हैं, एक है चेकलिस्ट की और दूसरी जो है वो मैट्रिक्स की। तो चेकलिस्ट की जो एक्टिविटी है एनालिसिस टेक्निक है वो डिस्कस की हुई है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और दूसरे लेक्चर के अंदर जो है हमने मैट्रिक्स के हवाले से जो है इंटरेक्शन मैट्रिक्स के हवाले से जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है, और नेगोशिएशन के हवाले से डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट लेक्चर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो कि इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो जब हम प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद जो है हम एनालिसिस की एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ रिलेटेड टुवर्ड्स इनकम्प्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो कि स्टेक होल्डर्स से जो है वो गैदर की हुई होती हैं, और दिस इज़ मोर ऑफ अ इटरेटिव प्रोसेस कि हमने इंटरव्यू किया, गैदर की इंफॉर्मेशन, हमने एनालिसिस की, नेगोशिएशन की, फिर जो है हमने एसआरएस बनाया, फिर जो है हमने उसको वैलिडेट किया, फिर उसमें वैलिडेशन में कोई मसला हुआ, फिर वी गो बैक टू द एनालिसिस अगेन, सो वी गो बैक टू द रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, देन वी कम टू द एनालिसिस, देन वी नेगोशिएशन, देन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर उसका एसआरएस। तो ये जो एक्टिव प्रोसेस है वो इटरेटिव प्रोसेस है, यानी कि चलता रहेगा जब तक वी आर क्लियर कि ये जो है वो वी आर क्लियर ऑन द पेपर की सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने क्लियर हैं। ठीक है, तो इटरेटिव प्रोसेस है। अब इसका जो है वो इसके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो सकती है, कि ऐसा नहीं हो कि हम स्टक हो जाएं रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में ही हम लगे हुए हों। ठीक है ना, तो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, अब टाइम कंज्यूमिंग है तो जाहिर सी बात उसमें पैसे भी लगेंगे, एक्सपेंसिव एक्टिविटी हो जाएगी ये। ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग प्रोसेस, उनको पैसे पे करने पड़ेंगे हमें पर आवर के हिसाब से। ठीक है, सो इट इज़ बोथ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एक्टिविटी। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज थी उसमें जो है वो
ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को आहिस्ता आहिस्ता एजाइल डेवलपमेंट के जो है पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस जो है बनाया हुआ। तो जब स्प्रिंट वगैरह होता है आपके स्क्रम मॉडल के अंदर, तो एक स्प्रिंट के अंदर एक रिक्वायरमेंट्स को के हवाले से हम काम करते हैं, उसको डिस्कस करके गैदर करके उसको एक वर्जन रिलीज़ किया। फिर दूसरे में जो है स्प्रिंट के अंदर हमने दूसरी इटरेशन के हवाले से रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा गैदर किया, उसको सॉर्ट आउट किया, और ज़्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल में स्टेक होल्डर में से कोई बंदा शामिल नहीं होता। वंस वी आर फिनिश विद द SRS डॉक्यूमेंट वी गो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट फेज और यहाँ डिज़ाइन फेज। लेकिन एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेसेस के अंदर जो उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसके अंदर मोर और लेस जो है स्टेक होल्डर्स में से बंदे इन्वॉल्व होते हैं, तो जब भी कोई कन्फ्यूजन होती है उसी वक्त जो है वो चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है, सो एनालिसिस के अंदर जो है हम 3 स्टेजेस को चेक करते हैं। नेसेसिटी चेकिंग करते हैं, कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस चेकिंग करते हैं, और फीजिबिलिटी चेकिंग करते हैं। तो नेसेसिटी चेकिंग इज़ रिलेटेड टूवर्ड्स कि जो भी रिक्वायरमेंट्स प्रपोज की गई हैं क्या वो बिजनेस गोल्स को मैच करती हैं, कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो है वो सिस्टम का उसको एड्रेस करती हैं या नहीं करती, उसकी नेसेसिटी जो है हम चेक करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हम कंसिस्टेंसी और जो है वो कंप्लीटनेस चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि कोई चीज़ कंट्राडिक्ट न करे आपस में, कोई चीज़ कन्फ्लिक्ट न करे आपस में। और कंप्लीटनेस क्या होती है कि ऐसे ना हो कि जो है कोई चीज़ें हैं जो कि मिस हो गई हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि कन्फ्लिक्टिंग है, जो कंसिस्टेंट नहीं है और जो इनकम्प्लीट है, उन रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड स्टेज जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, वो दैट इज रिलेटेड टू द फीजिबिलिटी चेकिंग। फीजिबिलिटी चेकिंग में हम चेक करते हैं कि क्या जो स्केड्यूल के हिसाब से, जो सिस्टम डेवलपमेंट के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके बजट के कॉन्टेक्स्ट में जो आती हैं, क्या डू वी हैव द फीजिबल बजट के हम इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकें। अगर नहीं तो फिर हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं मॉस्को मॉडल के साथ, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो डिस्कस किया है। मॉस्को मॉडल जो है वो हम जो कि डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव और विश लिस्ट। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ लेक्चर्स को जो है वो जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसको ज़रूर जो है वो देखा करें प्लीज़। ठीक है, तो 3 थिंग्स दैट वी चेक: नेसेसिटी चेकिंग, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेकिंग एंड फीजिबिलिटी चेक। ठीक है, ये चीज़ें जो है हम इस चीज़ में चेक करते हैं। और उसके बाद जो है उसकी एनालिसिस टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। एनालिसिस चेकलिस्ट होती है और इंटरेक्शन मैट्रिक्स होती है। एनालिसिस चेकलिस्ट के अंदर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो राइट डाउन करते हैं, जो कि मोर जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और उसके आइटम्स होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम चेक करते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं, आपकी जो है वो कंबाइंड रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, कंबाइंड रिक्वायरमेंट्स उसको डिकम्पोज करते हैं, कोई अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, कोई नॉन स्टैंडर्ड हार्डवेयर के हवाले से रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, कोई प्री मैच्योर डिज़ाइन तो नहीं है आपके, या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंफर्म करती हैं बिजनेस गोल्स के हिसाब से, या कोई रिक्वायरमेंट्स एम्बिग्यूस तो नहीं है कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, ये रिक्वायरमेंट्स रियलिज्म तो नहीं है। रियलिज्म का मतलब ये है कि ऐसा हो कि वो बाकी रियलिटी पे बेस्ड हो कि हम फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो थिंक कर ले कि यार ये चीज़ भी होनी चाहिए जो कि रियलिटी पे बेस्ड ना हो अभी। एंड रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी भी है कि हम क्या रिक्वायरमेंट्स टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स रियलिज्म का जो एग्जांपल है मैंने डिस्कस किया क्लास के लेक्चर के अंदर, वो रिगार्डिंग द, अगर आपने वीडियो देखा हो तो फिर मैंने एवाटार मूवी का जो है मैंने एग्जांपल इसमें कोट किया है, कि जिसमें जेम्स कैमरॉन ने जो है जब एवाटार मूवी बनाने जा रहा था तो फर्स्ट ही थॉट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट के जो 3D सिमुलेशन होगी तो रियल एक्टर्स जो है वो उसके जो रियल एक्सप्रेशंस होंगे वो ग्राफिकली जो है वो डिपिक्ट होंगे, मैच होंगे कंप्यूटराइज तरीके से। तो ये जो उसका कॉन्सेप्ट था वो 1990s के अंदर उसने सोचा था कि आई वांट टू हैव अ जनरल द रियलिटी बेस्ड एक्सप्रेशन जो कि ह्यूमन से मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूँ कंप्यूटर के अंदर। तो वो चीज़ 1990s के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं थी, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो रियलिटी पे बेस्ड रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो वो मूवी बनाने के लिए जा रहा था तो जो टेक्नोलॉजिस्ट थे वो उसको बता रहे थे कि भाई इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट नहीं करती।
अभी ये मूवी जो है हम नहीं बना सकते, तो वो रिक्वायरमेंट रियलिटी बेस्ड नहीं थी। फिर 10 से 12 साल के बाद जब ये टेक्नोलॉजी वजूद में आई, तो फिर जेम्स कैमरॉन ने वो जो स्क्रिप्ट है वो एवाटार का उठाया, फिर जो है उसने ये मूवी वगैरह बनाई। तो ऐसा ना हो कि हम रिक्वायरमेंट जो है वो रियलिटी बेस्ड ना हो, कि हम बनाना चाह रहे हैं कोई इस तरह की चीज़ जो कि अभी मुमकिन ना हो किसी भी हवाले से, जो है बजट के हवाले से या जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से, किसी भी हवाले से। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं, दीज आर नॉट फिक्स्ड, ये ऊपर नीचे चेंज जो है वो हो सकते हैं। तो ये जो चेकलिस्ट है वो जो है फर्स्ट नंबर जो लेक्चर है हमारे कम एनालिसिस नेगोशिएशन का, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, उसके बाद जो था जो सेकंड एनालिसिस टेक्निक है दैट वाज रिलेटेड टू द इंटरेक्शन मैट्रिक्स। तो इंटरेक्शन मैट्रिक्स जो है वो बहुत सिंपल। इंटरेक्शन मैट्रिक्स में जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है हम रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करते हैं, 1 2 3 4 5, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, और ऊपर टॉप पे भी जो है वो हम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। फिर ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम 3 जो है वो नंबर्स असाइन करते हैं, 0, 1 और 1000। 0 नंबर उसको असाइन करते हैं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो दूसरी रिक्वायरमेंट से कन्फ्लिक्ट ना करती हो या ओवरलैप ना करती हो, तो उसमें 0 कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरा 1 लिखते हैं, 1 उसके लिए लिखते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट करती हो, और 1000 उसके लिए रखते हैं ताकि जो है अगर कोई रिक्वायरमेंट ओवरलैप करती हो। ठीक है, अगर जो है मैं स्क्रीन शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो ये जो इंटरेक्शन मैट्रिक्स है, इस इंटरेक्शन मैट्रिक्स में आपको रिक्वायरमेंट इस साइड पे दिखेंगे R1, R2, R3, R4, R5, R6, और ऊपर भी आपको R1, R2, R3, R4, R5, R6 आपको दिख रहा होगा। तो R1 और R1 की जो मैट्रिक्स का सेल है उसके अंदर 0 लिखा हुआ, यानी कि ये R1 R1 आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, सेम रिक्वायरमेंट है। R2 R1 आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। R1 और R3 जो है ये इनके में 1000 लिखा हुआ, मीन्स R1 और R3 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहीं ना कहीं जो ओवरलैप हो रही है। यहाँ पे 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। R5 और R6 में 1 1 है, यानी कि R1 जो है R5 और R6 की रिक्वायरमेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है। इस तरह से हर रिक्वायरमेंट जो है आप दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है कंपैरिजन करते जाओगे। अगर वो ओवरलैप करेंगे तो आप 1000 लिखोगे, अगर वो जो है वो 1 होगा तो वो उसको जो है वो आप लिखोगे वो कन्फ्लिक्टिंग है। फिर उससे जब ये इंटरेक्शन मैट्रिक्स बन जाएगी, तो इंटरेक्शन मैट्रिक्स बनाने के बाद आप इनका सम करोगे, तो मेजर 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 या 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 की बेसिस पे और 1000 की बेसिस पे हम सम करोगे कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिसका सम सबसे हाईएस्ट है। मीन्स ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है सिस्टम डेवलपमेंट के हवाले से। तो इन रिक्वायरमेंट्स के कन्फ्लिक्ट्स को या ओवरलैपिंग को जो है हमें बहुत जल्दी जो है डिस्कशन के साथ रिजॉल्व करना है। तो इस वजह से इसी तरीके से हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स के आपस में इंटरेक्शन मैट्रिक्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब ये भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो 100 200 1000 1000 बहुत बड़ा सिस्टम है तो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। तो रिकमेंडेशन यही है कि जो मैक्सिमम जो है आप 100 रिक्वायरमेंट्स का जो है वो टेबल बनाएं, इससे ज़्यादा का ना बनाएं। ऐसा ना हो कि जो है वो टेबल बहुत बड़ा हो जाए और उसके आपस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। ठीक है, एंड एज आई सेड प्रीवियसली कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग इज मोर ऑफ अ क्रिएटिव प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। ये सब्जेक्टिव प्रोसेस नहीं है जिसमें एज इट इज़ हमारे पास केमिकल की तरह फार्मूलाज हों कि भाई ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस तरह से नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव है। जितना आप कंसिस्टेंट लेके जाओगे, जितना आप कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, उतना ही आपका सिस्टम जो है जल्दी से और आसानी से जो है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन जितनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स एम्बिग्यूअस होंगी, कन्फ्लिक्टिंग होगी, तो वो जो है वो उसमें मसला क्रिएट होगा। ठीक है, इंटरेक्शन मैट्रिक्स के बाद जो है वो आपके पास दूसरा जो फेज़ आता है वो आपके पास नेगोशिएशन का फेज़ आता है। तो नेगोशिएशन फेज़ के अंदर जो है आप जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हो। उसकी जो है वो फर्दर 3 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो डिस्कशन है, जो सेकंड स्टेज है वो प्रायोरिटाइजेशन है, और जो थर्ड स्टेज है वो इसका एग्रीमेंट है।
तो डिस्कशन के अंदर जो है वो आप रिक्वायरमेंट्स जो कि आपने प्रॉब्लमेटिक हैं, जिसका सम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, उसको हाईलाइट करते हो आप। और स्टेक होल्डर्स जो हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ जो है आप वो चीज़ डिस्कस करते हो, ठीक है। और उसी के बाद आप जो सेकंड फेज है वो है, उसका स्टेज है वो रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन है। रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन के आप प्रायोरिटाइज करते हो कि जो कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रायोरिटाइज करना है, लो रखना है, उनको मीडियम रखना है, उसको हाई रखना है, या मॉस्को मॉडल के हिसाब से जो मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव और विश लिस्ट के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज करना है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्टेक होल्डर्स फीडबैक जो है वो आप उनको उन रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हो। तो थर्ड स्टेज है वो आपका एग्रीमेंट है कि प्रायोरिटाइज करने के बाद जो आपके जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उसी के हिसाब से आप उसमें जो है वो चेंजेस वगैरह करते हैं, ठीक है। और उसके जो है वो फर्दर मीटिंग्स की जाती हैं। इससे जैसे हम नेगोशिएशन मीटिंग्स, जिसमें जो है वो इंफॉर्मेशन स्टेज है, आपकी डिस्कशन स्टेज है और आपकी रेजोल्यूशन स्टेज है। इंफॉर्मेशन स्टेज के अंदर जो है आप ये इंफॉर्मेशन है कन्फ्लिक्टिंग है वो शेयर करते हो। डिस्कशन स्टेज के अंदर जो है वो आप एक सेकेंड, डिस्कशन स्टेज के साथ में जो है आप स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हो। और अनफॉर्चुनेटली गाइस लाइट जो है वो चली गई है, तो जो फाइनल जो उसका स्टेज है वो है रेजोल्यूशन स्टेज। रेजोल्यूशन स्टेज के अंदर आप उन रेजोल्यूशंस को जो है वो रिजॉल्व करते हो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्यूशन कैसे होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना जो है वो डिस्कशन लेने के बाद अपना फीडबैक देते हैं कि अब उनकी कमेंट्स के बेसिस पे उन्हीं स्टेक होल्डर्स के सामने बैठ के जो है आप उसको लिस्ट डाउन करते हो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें एलिमिनेट करनी है, कौन सी ओवरलैप हो रही है तो उनको जो है हमें एलिमिनेट करना है, कौन सी कन्फ्लिक्टिंग है तो जो कन्फ्लिक्टिंग है उसको हमें रिमूव करना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो जो कन्फ्लिक्टिंग हो और कोई मेजर डिसीजन ना हो कि भाई ये वो एक मैनेजर कहे कि नहीं हमें इस तरह से करना है, दूसरा मैनेजर नहीं कहे किस तरह से करना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी और उसमें जो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग मैनेजर्स होंगे या सीईओज होंगे पर उनकी मानी जाएगी। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए आते हो, डिसीजन अल्टीमेटली उनका होगा। तो वो कहेंगे भाई नहीं ये नहीं इस तरह से कर लो, और जो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा जिसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा होगी उसके पॉलिटिकल या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो चीज़ें फैक्टर्स उसमें जो है वो मायने रखते हैं। तो इन द एंड व्हेन यू आर डन विद द रेजोल्यूशन स्टेज तो फिर आप जो है वो एनालिसिस नेगोशिएशन के बाद फिर देन यू गो टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन फेज, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड नेगोशिएशन। जो लेक्चर्स हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, वो भी मैंने अपलोड की है। प्रीवियस मैंने चेक किया, उसमें थोड़ा सा मसला था तो वो भी मैंने इसको अभी करेक्शन करके उसको अपलोड कर दिए। दे आर वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत आसान है और जो है मुख्तलिफ जगहों से मैंने उठा के उसको जो है वो सिंप्लीफाई करके गैदर के मैंने उसको बनाया आप लोगों के लिए। तो ये दोनों वीडियोज़ हैं डिटेल में जो है आप अपलोडेड हैं और दोनों जो है वो लेक्चर्स भी जो हैं स्लाइड्स भी जो हैं वो अपलोडेड है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो फिर आप जो है प्लीज़ जो है अपना यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ़ यू हैव। बट आपकी आवाज़ जो है बहुत कम आ रही। जी जी बेटा, ये जो अभी नेक्स्ट लेक्चर है इसके बाद दैट नेक्स्ट लेक्चर इज रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आपका जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है। तो जो आपको असाइनमेंट बनाना है वो इस वीक में जो है इंशाल्लाह वो लेक्चर में एसआरएस का डॉक्यूमेंट का पूरा अपलोड बना के मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो आपकी जो है वो थर्ड एक्टिविटी आती है। तो थर्ड एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी से पहले नहीं आ सकती। तो इलिसिटेशन के बाद एनालिसिस एंड नेगोशिएशन आता है, तो पहले मुझे वो कवर करना था। फिर अभी थर्ड फेज जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर आप एसआरएस वगैरह बनाते हो, तो वो जो है वो मैं अभी जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद
वो मैं उसको रिकॉर्ड करके मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो फिर आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके हवाले से तो वो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। जो कन्फ्यूजन होगी वो मैं हर एक सेक्शन को डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से सेक्शन में आपको क्या क्या जो है वो उसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है। तो वो आपकी कन्फ्यूजन जो भी होगी वो उसमें इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। अच्छा ज़मीर, प्लीज़ जो अटेंडेंस है वो प्लीज़ जो है आप नोट कर लें प्लीज़। जी बेटा। बोलें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्कोप एंड लिमिटेशन जी जी डॉक्यूमेंट है, स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट में नंबर 3 पे स्कोप एंड लिमिटेशन क्या लिखा है? थोड़ा सा ज़ोर से बोलें बेटा। स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट में क्या? सर स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट में टॉपिक है स्कोप एंड लिमिटेशन, जी जी उसमें क्या लिखना है वो समझ नहीं आ रहा। देखिए, स्कोप और लिमिटेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्कोप जो है वो आपका डिफाइन करता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका स्केल कितना है। फॉर एग्जांपल, जब बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो आपके बचपन के दौर में जब येलो टैक्सी वगैरह जो है वो उसका प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, तो उसका जो स्कोप है वो पूरा पाकिस्तान था। यानी येलो टैक्सी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान के थ्रू। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई बाद में, तो उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो है वो जो सुजुकी बोलान है, जो ग्रीन सुजुकी बोलान टैक्सी जो है उन्होंने लॉन्च की, तो वो सिर्फ पंजाब के लिए उन्होंने लॉन्च की, जो ग्रीन कलर की जो है वो उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी। तो उसका स्कोप जो था वो सिर्फ पंजाब तक महदूद था। तो जो आपका स्कोप है वो आपकी बाउंड्री डिफाइन करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप कितना है, उसके अंदर कितना स्केल है, कहाँ तक वो कवर करेगा। ठीक है। और लिमिटेशंस जो आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो लिमिट करती हैं आपके रिसोर्सेज के हवाले से और आपके जो है वो फंक्शनलिटी के हवाले से, जिसमें आप बताते हो कि इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होंगी लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी। जो चीज़ें नहीं होंगी, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो वो लिमिटेशंस जो वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जितनी भी हो सकती हैं वो आप स्पेसिफाई कर देंगे भाई इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें हम जो है वो नहीं कर सकते या अभी जो है वो नहीं होंगी। विल थिंक अबाउट देम इन द फ्यूचर। जी बेटा, थिंक अबाउट दैट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है उसके बारे में देख लेंगे। मैं देखूंगा उसका लेक्चर कितना जल्दी मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो मेरी आज भी क्लासें हैं, मेरी कल भी हैं, मेरी परसों भी हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी मैं कर सकूँ उस लेक्चर को। डेट का कोई मसला नहीं, डेट हम 1-2 दिन बढ़ा देंगे, आप टेंशन न लें। हाँ बेटा बोलें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी 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 अच्छा बेटा, मैंने जो OCS और TCS दिया वो एज एन एग्जांपल दिया। आपको जो है एक जनरलाइज डिलीवरी कंपनी के हिसाब से जो है वो चीज़ें बनानी है। OCS, TCS, DHL या FedEx, आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल। क्योंकि OCS और TCS में काम तो वही हो रहा है ना, तो जेनरिक लेवल पे जो डेटाबेस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा वो सिमिलर बनेगा। वही कुरियर होगी, कस्टमर आएगा, डिफरेंट सर्विसेज होंगी, कौन कौन सी सिटीज़ जो कवर होंगी, कौन कौन सी ब्रांचेज होंगी जहाँ जहाँ कवर होंगी, उसका कितना स्कोप है कि वो सिंध तक जाएगा, पंजाब तक जाएगा या पूरे पाकिस्तान को कवर करेगा, या उसकी जो स्कोप है वो बाहर के मुल्कों में भी उसका जाएगा। तो OCS TCS आई हैव गिवन यू जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इट। आपको जो सिर्फ एक सिंपल कोरियर सर्विस के हिसाब से जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे स्कोप और विजन डॉक्यूमेंट जो है डिज़ाइन करना है। दिस इज़ एन कंप्लीट इमेजिनेशन। जितना आप इमेजिन कर सकते हो, आप सर्च कर लो डिलीवरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान पोस्ट की आप वेबसाइट ओपन कर लो, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, तो उन सर्विसेज के हिसाब से आप सोच लो। अभी आप मेरे डेटाबेस वगैरह पढ़ रहे होगे तो उसकी सर्विसेज से हवाले सोचो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि इसके प्रोवाइड हो सकती हैं। डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी जो बननी चाहिए,
और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो जीपीएस ट्रैकिंग नहीं है उसके अंदर, कि आपका आपको ये पता है कि आपका पार्सल कराची से लेकर हैदराबाद तक पहुंच चुका है, लेकिन हैदराबाद तक आपके घर तक अभी पार्सल कहाँ है वो अवेलेबल नहीं है। वरना आपको पास जीपीएस ट्रैकिंग होनी चाहिए कि आपका पार्सल कहाँ कहाँ मूव हो रहा है। इस तरह की भी कोई फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके सिस्टम की लिमिटेशन में चीज़ें आ जाएंगी और फ्यूचर डायरेक्शन के हवाले से चीज़ें आ जाएंगी। तो यू नीड टू थिंक ऑफ कुरियर सिस्टम इन जनरल। OCSTCs आर जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इट। और सर हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट और स्कूटर के जो डॉक्यूमेंट तो अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, जब हम इन्हें अपलोड करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल में बट आप इसको जो है वर्ड फाइल में इसको अपलोड कीजिएगा। एंड आई थिंक एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर सकता है। अगर 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 इस तरह का कोई एरर है कि एक से ज़्यादा फाइल अपलोड नहीं कर सकता, तो फिर जो है आप एक ही वर्ड फाइल के अंदर जो है दोनों को, एसआरएस को और जो है वो पीडीएफ जो स्कोप एंड विजन है, फिर एक ही फाइल के अंदर आप उसको कंबाइन करके मर्ज करके आप अपलोड कर दीजिएगा। अदरवाइज इट इज़ बेटर कि वो दोनों फाइल्स अलग अलग हों। बल्कि ठीक है, बेहतर यही है कि स्कोप एंड विजन और एसआरएस को आप कंबाइन करके एक वर्ड फाइल के अंदर कंबाइन करके आप अपलोड कर दें। और आप देखिएगा कि कुछ चीज़ें जो है स्कोप एंड विजन की और एसआरएस में कुछ टॉपिक्स सिमिलर होंगे, तो कुछ मटेरियल आपका थोड़ा सा ओवरलैप भी होगा आप ही के डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन मैंने अगेन व्हाट आई सेड द रिक्वायरमेंट कि आपके 30% ज़्यादा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अच्छा पीडीएफ वाला है तो पीडीएफ फाइल अपलोड कर दे। जी बेटा, रोल नंबर 86। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बेटा थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। सर व्हीकल रिजर्वेशन सिस्टम है मेरा प्रोजेक्ट। जी जी जी। देखिए, व्हीकल रिजर्वेशन सिस्टम हैज़ नथिंग टू डू विद करीम और यूबर। हम व्हीकल को हायर नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मतलब हम न्यू व्हीकल जो है जब बाय करने के लिए जाएंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो होगी। आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जो व्हीकल्स है, मेरा उसके हवाले से टॉपिक है, करीम और यूबर के हवाले से टॉपिक नहीं है। इनिशियल 3.1 हेडिंग जो है बेटा मेरे पास अभी ओपन नहीं है, आप मुझे प्लीज़ उसको पढ़ के बताएं 3.1 हेडिंग क्या है। स्कोप ऑफ इनिशियल रिलीज, स्कोप एंड अच्छा बेटा, स्कोप जो है आपके लिए, जो स्कोप होगा, स्कोप जो आपके लिए होगा वो होगा पूरा पाकिस्तान के व्हीकल जो है मैं कहीं से भी जाके बाय कर सकता हूँ, कहीं से भी जाके सेल कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी कौन सी स्कोप और इनिशियल रिलीज। अब आपकी जो है वो, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से 3 रिलीजेस रखते हो तो 3 रिलीजेस के अंदर आप फर्स्ट इनिशियल रिलीज के अंदर क्या रखोगे कि आप रखोगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन, न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका जो होगा वो इनिशियल रिलीज के अंदर आ गया। इस न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास जो है वो जो कंपनी है वो कंपनी के हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी ने कौन कौन सी व्हीकल्स हैं, उनके कौन कौन से मॉडल्स हैं। उसके बाद आपकी जो है वो पेमेंट के हवाले से स्केड्यूल होना चाहिए कि कौन कितनी पेमेंट होगी, उस हर व्हीकल की कितनी पेमेंट है, और उस व्हीकल के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट है या जो है वो फुल कैश पेमेंट होगी। तो इनिशियल रिलीज में इनमें से चंद फीचर्स इनिशियल रिलीज में हो जाएंगे। आपका जो सेकंड रिलीज़ है, सेकंड रिलीज़ में हो जाएगा कि जब व्हीकल बाय हो जाती है तो जो कस्टमर उसको गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई करता है कराची के लिए, जहाँ से वो जो है वो गाड़ी के कागजात बनकर रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, जिसमें चेसिस नंबर वगैरह वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं।
तो सेकंड रिलीज़ जो है वो आपकी इस हवाले से हो जाएगी। थर्ड जो है आपकी जो रिलीज़ होगी वो आप इस हवाले से कर सकते हैं कि अगर जो गाड़ी है वो गाड़ी के कोई इंश्योरेंस वो क्लेम करवाना चाह रहा है, क्योंकि अगर आप पाक सुजुकी की तरफ जाते तो वो गाड़ी की इंश्योरेंस भी हो जाती है और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है और गाड़ी की जो पेमेंट है वो भी आप एक ही जगह पे करते हो। तो थर्ड जो अगर आपको गाड़ी की इंश्योरेंस क्लेम करवाना चाह रहे हो या आपने जो गाड़ी है खरीदी थी वो जो है वो आप उसकी वारंटी क्लेम करवाना चाह रहे हो या गाड़ी जो खरीदी उसको आप वापस सेल करके या एक्सचेंज करवाना चाह रहे हो, तो थर्ड रिलीज़ के अंदर ये फीचर हो जाएगी। तो बेसिक सबसे कम कोर फीचर जो शुरू वाले वो पहले रिलीज़ के अंदर, सेकंड रिलीज़ के अंदर ये फीचर होंगे और तीसरी रिलीज़ के अंदर ये फीचर होंगे। तो आप 3 रिलीज़ के बेसिस पे जो है वो आप जो है वो उसको फीचर्स को डिवाइड कर दें और स्कोप आप पूरा पाकिस्तान रख देंगे। हम पाकिस्तान में कहीं भी गाड़ी जो है बाई और सेल कर सकते हैं, ये हमारा स्कोप है, जिसको आप फर्दर जो है वो एक्सटेंड करोगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर हमारे ये ब्रांचेस हैं जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर यहाँ जो है वो लोकेटेड है, जहाँ से कस्टमर सर्विस के थ्रू ये जो है हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऑनलाइन जो है उससे भी आप गाड़ी बुक करवा सकते हो। तो ये ऑनलाइन करना या कस्टमर सर्विस पर जाना ये चीज़ें सिर्फ आपको लिखनी है या आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी। एंड दिस कुड बी एन गुड एग्जाम्पल फॉर यू कि जो है वो ये आगे जाके अगर आपको इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन पहले से रेडी हो रही है। अभी जो है वो 1 मिनट रहता है, तो ज़मीर प्लीज़ जो है वो आप अटेंडेंस मार्क कर लें। 51 पार्टिसिपेंट्स हैं और यार मुझे प्रीवियस जो 3 वीक्स की अटेंडेंस भी यार उसको डिज़ाइन करके प्लीज़ यार सेंड कर दो ज़मीन मुझे, क्योंकि अटेंडेंस मैंने आपकी किसी भी वीक की जो है मैंने अपलोड नहीं की, तो मुझे मिल जाएगी। पहले शायद फर्स्ट वीक में जो 61 पार्टिसिपेंट्स थे और उसके बाद जो है 60 थे अराउंड, अभी आज 51 है, लास्ट टाइम 59 थे। तो वो मुझे रोल नंबर 1, 2, 3 इस तरह से मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड कर दो, ठीक है ज़मीर? जी 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 बेटा, यार आप अपने CR को बता दो वो लगा देंगे। अच्छा, किसी ने कहा कि सर आप प्लेजरिज्म किस तरह से चेक करेंगे, हालांकि दिस इज़ नन ऑफ योर कंसर्न कि मैं किस तरह से चेक करूँगा, लेकिन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर टर्नेटन है जिसके थ्रू हम प्लेजरिज्म चेक करेंगे। तो आप दुनिया में कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट से जो है वो जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, चाहे वेबसाइट पे हो, चाहे रिसर्च पेपर हो, चाहे बुक हो, कुछ भी हो, कहीं से भी जो है कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप उठा के कॉपी पेस्ट करोगे तो हमारे पास उसकी डिटेल आ जाएंगी कि आपने कहाँ से कौन सी चीज़ उठाई। हमें पास एक से ज़्यादा इस तरह के सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में जो है वो इस्तेमाल होते हैं ताकि असाइनमेंट्स ऐसा जो है वो कॉपी पेस्ट ना हो सके, वरना तो हर कोई हर दूसरे के असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवा सकता है, ठीक है। और बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ बोले बोले। स्टेक होल्डर प्रोफाइल, बेटा स्टेक होल्डर प्रोफाइल का मतलब है जो स्टेक होल्डर आपका जो CEO है या मैनेजर है या डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो वो जो स्टेक होल्डर ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसका प्रोफाइल क्या है कि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है,
उसका प्रोफाइल क्या है कि वो मैनेजर है फलाने डिपार्टमेंट का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसका प्रोफाइल क्या है कि वो बंदा CEO है और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज आर ऑल स्टेक होल्डर्स जहाँ से आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो। तो हम अपने प्रोजेक्ट से कैसे करेंगे? जी बेटा। हम अपने प्रोजेक्ट ही करेंगे। हाँ जी जी जी। ठीक है, करेंगे। आप ऐसा करें, गूगल पे सर्च करें कि SRS डॉक्यूमेंट और स्कोप और विजन डॉक्यूमेंट, आपको 10 जो हैं वो एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सैंपल तो मैंने आपको सेंड कर ही दिया है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आई थिंक दैट्स ऑल। और जो है वो आप लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, और उसका लिंक आपके LMS के ऊपर शेयर कर दिया है। स्लाइड्स भी आपके जो है वो LMS के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो SRS का है, और वो इंशाल्लाह मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी जिस सेक्शन के हवाले से, इंशाल्लाह वो आपके लिए क्लियर आउट हो जाएगी। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अपना जो है ख्याल रखें, और कोशिश करें कि बगैर जो है वो ज़रूरत के घरों से बाहर जो है वो ना निकलें। ओके गाइस, टेक केयर एंड होप यू स्टे सेफ एंड साउंड इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।